ईरान के एटमी प्रोग्राम पर पश्चिमी दुनिया की निगाहें अब और ज्यादा सख्त हो गई हैं। सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं, अब यूरोप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकने की तैयारी में है। फ्रांस की तरफ से एक सख्त बयान आया है जिसमें साफ कहा गया है कि जब भी भविष्य में ईरान से बातचीत होगी उसमें मिसाइलों का जिक्र भी होगा। वो मिसाइलें जिन्होंने 2000 किलोमीटर का सफर तय करके इजराइल के अंदर तबाही मचाई, उनकी अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन ईरान ने यूरोप को दो टूक जवाब दे दिया है। ईरान की आर्मी और हुकूमत ने साफ कर दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उनकी सैन्य सलाहियत का हिस्सा है और इस पर दुनिया का कोई भी देश दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बातचीत अगर होगी भी तो सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगी, ना कि यूरोप या अमेरिका की शर्तों पर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची ने अमेरिका को खुली धमकी दी है, अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो जवाब पलक झपकते ही मिलेगा। लेकिन मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं है। इस बार भारत के मीडिया ने भी एक ऐसी हद पार कर दी है जिसे देखकर दुनिया के कई मुसलमानों का दिल दुखा है। हिंदुस्तान टाइम्स और भारत का एक बड़ा मीडिया संस्थान है, उसने एक ऐसी रिपोर्ट छाप दी जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी पर बेहद घटिया और शर्मनाक इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आयतुल्लाह अली खामनी दिन में सोते हैं और रात में नशा करते हैं। ये सिर्फ एक लीडर पर हमला नहीं था, बल्कि एक पूरे तबके की धार्मिक भावनाओं पर चोट थी। आयतुल्लाह अली खामनी वो शख्स हैं जो न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर हैं बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक रहनुमा है। चाहे शिया हो या सुन्नी, जब बात फिलिस्तीन की हो, जब बात किबले अव्वल की हो, जब बात मजलूमों की हो, तो हर फिरका, हर मुसलमान उनके साथ खड़ा नजर आता है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट एक ऐसे ट्विटर अकाउंट से ली गई है जो मोसाद फारसी नाम से इजराइल से चलाया जा रहा है, यानी एक ऐसा ट्विटर अकाउंट जो फारसी भाषा में मोसाद के नाम पर गलत सूचना फैला रहा है। उसे भारतीय मीडिया ने सच मान लिया और बिना तस्दीक के छाप दिया। ये वही भारत है जिसके साथ ईरान ने हमेशा दोस्ती निभाई। जब जब भारत को मुश्किलें आई, ईरान खड़ा रहा। कोरोना हो या अफगान क्राइसिस, तेल संकट हो या हिंद महासागर में तनाव हो, ईरान ने कभी भारत को पीठ नहीं दिखाई। यहां तक कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी और वहां फंसे भारतीयों को कोई पनाह नहीं मिल रही थी, तब ईरान ने उन्हें अपनी फ्लाइट से सुरक्षित भारत भिजवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भारत का मीडिया इजराइल की गोद में बैठा हुआ नजर आता है। बिना सोचे समझे, बिना तस्दीक वो वही छापते हैं जो इजरायली साइबर वॉर यूनिट उन्हें भेजती है। यह सिर्फ पत्रकारिता की गिरावट नहीं है, यह उस भरोसे की हत्या है जो भारत के मुसलमानों ने सालों से कुछ मीडिया संस्थानों पर रखा था। ये उसी दोस्ती की तौहीन है जिसे भारत और ईरान ने मिलकर बनाया था, और ये उस लीडर का अपमान है जो आज भी मजलूमों की आवाज बना हुआ है। जब दुनिया चुप थी, जब अरब खाड़ी में अमीर सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, तब खामेनी गाजा के लिए दुआ भी कर रहे थे, साजो सामान भी भेज रहे थे और इजराइल के खिलाफ डंके की चोट पर बोल भी रहे थे। आज जब भारतीय मीडिया उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करता है तो ये सिर्फ एक लीडर के खिलाफ हमला नहीं है, बल्कि ये पूरी उम्मत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग का हिस्सा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस रिपोर्ट को कौन फैला रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत का तथाकथित सेक्युलर मीडिया कब से इजराइल की साइबर सेना का हिस्सा बन गया है। क्या अब पत्रकारिता नहीं रही, बस ठेकेदारी बची है? इस दौर में जब सच को छुपाने के लिए हजार झूठ बोले जा रहे हैं, जब धर्म और सियासत का इस्तेमाल करके मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है, तब इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हर रिपोर्ट को तस्दीक करें, हर खबर के पीछे के इरादे को समझें। ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक बड़ा साजिशी ऑपरेशन है जो इजराइल और उसके एजेंट्स के जरिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर फूट डालने के लिए चलाया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि भारत का मीडिया अब इस साजिश में शरीक होता नजर आ रहा है। यह जो ट्वीट किया गया था वो एक फर्जी अकाउंट से था, ना तो वो मोसाद का आधिकारिक ट्विटर हैंडल था और ना ही इजराइल की किसी सरकारी एजेंसी ने इस तरह का कोई बयान जारी किया था। लेकिन उस फर्जी अकाउंट से फारसी जबान में एक बेहद संगीन इल्जाम लगाया गया, जिसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता रहा हूं। एक रहनुमा कैसे कयादत कर सकता है जब वो आधा दिन सोता है और बाकी आधा दिन नशा करता रहता है। इस ट्वीट को उठाया गया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े मीडिया हाउस ने इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट छाप दी, बिना पुष्टि के, बिना किसी आधिकारिक बयान के। लेकिन जब इस पर सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ तो भारत में ईरान की एम्बेसी ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक सख्त लेटर भेजा और जनता ने सोशल मीडिया पर खुलकर एतराज जताया
नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान टाइम्स ने उस खबर को डिलीट कर दिया और माना कि उस रिपोर्ट की कोई बुनियाद नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। दुश्मन की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती है, मैदान में बॉम्ब, मिसाइल और ड्रोन से लड़ाई चलती है, लेकिन उससे भी खतरनाक एक जंग और होती है, नफ्सियाती जंग। ये जंग आपकी सोच, आपके भरोसे, आपकी क़यादत और आपके यकीन को तोड़ने की होती है। ये जंग होती है मीडिया के जरिए, अफवाहों के जरिए, झूठे बयानों के जरिए। और इस बार टारगेट था ईरान का सुप्रीम लीडर, वो चेहरा जिस पर ईरान की आवाम आज भी बेपनाह एतमाद करती है। जब इजराइल और अमेरिका ने इस पर हमला किया, चाहे वो सीधे तौर पर न्यूक्लियर साइट पर हो या साइबर अटैक के जरिए हो, उन्होंने बार बार कहा कि उनका मकसद है रिजीम चेंज करना, यानी ईरान की मौजूदा सरकार को गिराना। लेकिन सवाल यह है कि अगर जनता अपने लीडर के साथ मजबूती से खड़ी हो तो फिर बाहर से कोई भी उस पर सरकार को कैसे गिरा सकता। इसलिए अब दुश्मन का नया तरीका है जनता को अपनी ही हुकूमत से दूर करना, और इसके लिए सबसे पहला निशाना होता है क़यादत का किरदार। उनके बारे में अफवाहें फैलाओ, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाओ और फिर उस जहर को मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैलाओ। यही हुआ इस बार। एक फर्जी अकाउंट ने ट्वीट किया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने तहकीक किए बिना रिपोर्ट छाप दी। जब सच्चाई सामने आई तो रिपोर्ट हटानी पड़ी, लेकिन जो जहर बोया गया था वो कई दिलों में उतर चुका है। अब बात यही खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, एक कोशिश थी, लेकिन ऐसी ही दर्जनों कोशिशें चल रही हैं। ऐसे फेक अकाउंट, ऐसे मीडिया प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिनका एक ही मकसद है, लोगों के दिलों में अपने रहनुमा के खिलाफ नफरत भरना और फिर किसी ऐसे शख्स को सत्ता में लाना जो इजराइल और अमेरिका के इशारों पर चल सके। शाह पहलवी का बेटा जो आज अमेरिका में बैठा है, जिसकी बीवी यहूदी है और जिसकी फैमिली अमेरिका और यहूदी सरजमीन में रहती है, उसे एक बार फिर ताज पहनाने की तैयारी है। यानी जो ना कभी ईरान के दर्द को समझ सकता है, ना उसके मजहब, तहजीब और तमीज को, उसको लाकर ईरान को फिर से गुलामी में धकेलने की साजिश हो रही है। लेकिन जब ईरान की आवाम ने देखा कि उन पर हमला किया गया है, जब उन्होंने देखा कि उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर साफ कर दिया कि वो किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। सुप्रीम लीडर के साथ उनका भरोसा आज भी कायम है। वो जानते हैं कि अगर कोई है जो उनकी हिफाजत कर सकता है, जो अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा रह सकता है, तो वो यही लीडर है। इसी भरोसे ने इजराइल और अमेरिका की पूरी योजना को हिलाकर रख दिया है। उन्हें पीछे हटना पड़ा। इजराइल ने कहा कि फिलहाल जो ईरान में सरकार को नहीं बदलना चाहता, अमेरिका ने कहा कि अभी उसका मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है। लेकिन ये सब अफवाह है। हकीकत ये है कि जंग अभी जारी है। अगला हमला शायद मिसाइल से नहीं बल्कि एक और फर्जी ट्वीट से होगा। अगली बमबारी शायद हथियारों से नहीं, मीडिया के जरिए होगी, और अगला निशाना आपका भरोसा हो सकता है। इसलिए जागिए, सोचिए और सवाल कीजिए। दुश्मन को सिर्फ सरहदों पर नहीं, अपने दिमाग और दिल में भी शिकस्त दीजिए। जो सोशल मीडिया पर आपको मुसलमानों के नाम से फारसी में अकाउंट दिखाई देते हैं, दरअसल उनमें से कई अकाउंट या तो सीधे इजराइल से अपडेट किए जाते हैं या फिर मोसाद के जरिए ईरान के अंदर से एक खास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत चलाए जाते हैं। इन अकाउंट के नाम मुसलमानों जैसे रखे जाते हैं ताकि लगे कि खुद ईरान के लोग अपनी हुकूमत से नाराज हैं। लेकिन ये सब कुछ बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा होता है। इन फर्जी अकाउंट से कोई ट्वीट किया जाता है, कोई बयान दिया जाता है और फिर वही बयान इजरायली एजेंसियों के जरिए दुनिया भर के मीडिया हाउसेस को भेजा जाता है कि देखो, खुद ईरान के मुसलमान अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही खबर किसी इजरायली अखबार जैसे टाइम्स ऑफ इजराइल या अल हारिज में छपे, तो फिर इजराइल क्या करता है? वो हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार को अप्रोच करता है, उस पर फर्जी ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाता है, एक ब्रीफिंग होती है, खबर छापने के लिए कहा जाता है और फिर वो फर्जी ट्वीट को फारसी में था जो वायरल भी नहीं हुआ था, उस पर बाकायदा एक रिपोर्ट छपती है और इसे इंटेलिजेंस इनसाइड या इनसाइड व्यू जैसा नाम देकर पेश किया जाता है। यह सब कुछ एक एजेंडे के तहत होता है कि कौन सी खबर अखबार में छपवानी है, कैसे प्रोपेगेंडा को ऑर्गेनिक न्यूज़ जैसा दिखाया जाता है और किस मीडिया को पैसे या पॉलिटिकल एक्सेस देकर इस्तेमाल करना है। हंगामा मचा, एतराज़ हुआ तो आखिरकार हिंदुस्तान टाइम्स ने उस रिपोर्ट
रिपोर्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब तक रिपोर्ट डिलीट हुई तब तक उसका मकसद तो पूरा हो चुका था। अब बात करते हैं असल खतरे की, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की। अल अरेबिया की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा यह बयान दिया है कि उनकी फौज तैयार है, और दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि अगर हमला किया गया तो जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। ईरान का साफ कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, यह उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है। ईरान जानता है कि उसकी एयरफोर्स सीधे इजराइल तक नहीं पहुंच सकती, बीच में इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है। ऐसे में मिसाइल ही उसका वो हथियार है जिससे वो इजराइल को सबक सिखा सकता है, और यह बात इजराइल भी बखूबी जानता है। फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सभी अब चाहते हैं कि जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव डाला गया है वैसे ही अब मिसाइल प्रोग्राम पर भी लगाम लगाई जाए। लेकिन ईरान ने कह दिया है कोई बात नहीं होगी जब तक हमारे ऊपर लगाए गए सैंक्शंस और पाबंदियां नहीं हटाई जाती। रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका के पिछले हमलों में जो नुकसान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हुआ था उसे रिपेयर कर लिया गया है, और अब ईरान तेजी से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है पूरी रफ्तार से। इसी के साथ अमेरिका की तरफ से ट्रंप का पुराना बयान फिर से सामने आता है, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका बिना किसी चेतावनी के हमला कर देगा। लेकिन ईरान की तरफ से अब्बास अराची ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमला किया गया तो ईरान की पलक झपकते ही अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करेगा, इजराइल पर मिसाइलें दागी जाएंगी और इस बार इजराइल बच नहीं पाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल अगर यह समझता है कि ईरान इराक है, सीरिया है या जॉर्डन है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान पीछा करेगा, मार कर ही छोड़ेगा। यही वजह थी कि जब जून में 12 दिन तक चली जंग ईरान और इजराइल के बीच आखिर में सीज फायर की अपील खुद इजराइल ने की थी। क्यों? क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा इजराइल का हुआ था। दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट ने तब कहा था जंग जितनी लंबी चलेगी नुकसान उतना ही इजराइल को होगा। अब फिर हालात गर्म हैं, फिर वही बयान आ रहे हैं, फिर वही डर, वही धमकियां, फिर वही मिसाइलें, वही तैयारियां। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार शायद खेल और बड़ा होगा।